Hi everybody. Positivity. Positivity is a superpower. Today is 13th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, consistency. Motivation रोज नहीं होता है. Motivation is not every day, but discipline is every day. Every day means every day. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. इसमें हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का, और ये है टेस्ट सीरीज. सो दिस इज थ्योरी पार्ट एंड दिस इज एमसीक्यू पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट. तो इस टेस्ट सीरीज का आज क्लास होगा 8 PM लाइव क्लास होगा, और लाइव क्लासेस के थ्रू हमारा आइडिया है कि अगले 4-5 महीने में 28 ऑफ मई 2023 जब आपका यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, अवर टारगेट वुड बी कि कम से भी कम हम 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू वहां पे लगा के जाएंगे, जो बिगिनर, बेसिक, एडवांस्ड सारे लेवल के होंगे. सेक्शनल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, एवरीथिंग. GS1 भी होगा और GS2 मतलब CSET भी होगा, एवरीथिंग. सो दिस इज टेस्ट सीरीज वन स्टॉप सॉल्यूशन. बिफोर 28 ऑफ मई 2023 के जो 100 MCQs हमें सॉल्व करने हैं, उससे पहले हम 10,000 MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे. द मोर यू स्वेट, द more you sweat in peace, the less you bleed in war. Okay, so we have to practice a lot. Then this is fundamentals of geography. अब ये थ्योरी पार्ट है, तो ये कंप्लीट होगा प्रीलिम्स 2023 कोर्स में. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. Vocabulary. Impaneled मतलब सूची में रखना, as in enlisted, inducted, enlisted, enroll करना. Voicing का मतलब व्यक्त करना, to make known as an idea, emotion or opinion. Prerogative है मतलब विशेषाधिकार है, a right or privilege exclusive to a particular individual or class. Entitlement, privilege. Confluence है, संगम है, जैसे ये प्रयागराज है. प्रयागराज इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स. कैन यू नेम ऑल द 3 रिवर्स? कौन सी हैं प्रयागराज में? द कमिंग टुगेदर ऑफ 2 or more things to the same point. इम्प्रॉम्प्टू मतलब डन विदाउट बीइंग प्लान, ऑर्गेनाइज्ड और रिहर्स्ड. आप आंसर राइटिंग डेली करो, मार्क माय वर्ड्स, आपका थोड़े ही टाइम पे एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि आपको कुछ भी सवाल दिया जाए, आप उसको बहुत अच्छे से एक अच्छा आंसर उसका प्रिपेयर कर लोगे विद इन द सिलेबस. इतना आपका नॉलेज बेस बढ़ जाएगा और राइटिंग एबिलिटीज आपकी अच्छी हो जाएगी. सो ये लेवल अचीव करना है, और फिर देखना मेंस आपके लिए केक वॉक रहेगा. सो ये वोकैब वर्ड्स है आज के लिए. इम्प्रॉम्प्टू, कॉन्फ्लुएंस, प्रेरोगेटिव, वॉइसिंग, इम्पैनल्ड. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 232. Name the country where the first industrial revolution took place. The answer is Great Britain. हमने मेंस 2022 बैच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ा था. क्या आप बता सकते हो ग्रेट ब्रिटेन में ही क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले? Why not some other country? The slogan of the French Revolution was liberty, equality and fraternity. टीचिंग्स जिसने इंस्पायर किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो थी रोसेसू की. ग्रेट थिंकर्स. ओपियम वॉर था ब्रिटेन और चाइना के बीच में, और रशिया ने अलास्का सेल कर दिया था यूएसए को. आज के सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? Who introduced the famous Persian festival of Nowruz? The festival of Hareli is celebrated in where?
Which state hosts the annual Surajkund Crafts Fair? Annual Surajkund Crafts Fair. So these are 5 questions for today. दिस इज सी सेट। सी सेट का ये पहला सवाल है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है दिस रिलेशंस कैसे यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ये दूसरा सवाल है, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस सी। अभी हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ अच्छे से पढ़ लिया। अर्थ का इंटीरियर का जो डायरेक्ट एविडेंसेस है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस है, अर्थ के इंटीरियर की डिफरेंट लेयर्स है, चाहे वो कोर हो, मेंटल हो या फिर क्रस्ट हो, इनका क्या क्या कंपोजिशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या है, जैसे लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या है, रैपिटी क्या है, कोनार्ड क्या है, गुटनबर्ग क्या है, लाइक दैट, मोहरोविकिक एटसेट्रा। इन सब को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करिए, एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 को रेफर करिए और एक बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड नोट बना लीजिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे बना, डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, हॉट मैग्मा कैसे बना, रेडियो एक्टिविटी क्या थी, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। और डायग्राम्स भी बहुत ब्यूटीफुल बनाने हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव क्या होती है, 105 टू 145 के बीच में जो शेडो जोन बन रहा है उसका लॉजिक क्या है, इन सब चीज़ों को समराइज करिए। सो आज एक ही सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देन दिस इज लोहरी। तो आज लोहरी फेस्टिवल है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लोहरी। ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पीपल यहाँ पे बोन फायर करते हैं, ठंड का भी टाइम है, ऐसे बोन फायर होता है, हैप्पी सॉन्ग्स गाते हैं, लोहरी के सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं, जॉयफुल होता है यहाँ पे। तो ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। सिंधी कम्युनिटी हमारी इसको सेलिब्रेट करती है लाल लोई के नाम से, लाल लोई के नाम से। सो ये सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या आप बता सकते हो विच इंडियन रिवर इज नोन एज पद्मा रिवर इन बांग्लादेश? ए गोदावरी, बी गंगा, सी कृष्णा। सही जवाब क्या होगा? ये है बैटल ऑफ चिलियावाला। अमृत महोत्सव है, 13 जनवरी 1849 को हिस्टोरिक डे था जब ये बैटल हुआ था, फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। बैटल ऑफ चिलियावाला वॉज फॉट ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और सिख आर्मी वॉज लेड बाय शेर सिंह, while the British army was led by commander in chief ह्यूग गॉग। तो ये बैटल था बैटल ऑफ चिलियावाला और ये था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे। आप हैं टिलका मांझी जी, 11th of February to 13th of January 1785। आप रिवॉल्यूशनरी थे, आप आदिवासी ट्राइबल लीडर थे और ये डेथ एनिवर्सरी है। He organized the Adivasis into an army and also led the famous Santhal Who of 18th century। ये जो शब्द है आदिवासी, ये किन्होंने कॉइन किया था? कैन यू टेल द नेम? दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय whom? Then this is looking so beautiful. This is sambar, the staple dish of South Indian cuisine, originated from which state of India? तो ये किस स्टेट का है? आंध्रा, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो सांभर का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? कैन यू गेस द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? और ये है पतंग। मकर संक्रांति आ रहा है। इट इज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ नवाब ऑफ अवध दैट काइट फ्लाइंग बिकेम अ स्पोर्ट एंड लखनऊ बहुत फेमस है, इमर्ज्ड एज अ फेमस सेंटर फॉर काइट मैन्युफैक्चरिंग। तो दिस इज काइट फ्लाइंग, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बनाते हैं उत्तरायण में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस उत्तरायण? उत्तरायण क्या होता है? टेल। Then this is the Hindu newspaper. So this is socialist stalwart Sharad Yadav ji, no more. Then this is efforts, and this is demolition Joshi, expectations from the union budget के क्या expectation है? Because next year elections भी है, तो क्या ये populist budget आएगा? What type of budget आएगा यहाँ पे? Then this is world is in crisis and it's not clear how long it will last। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, वर्ल्ड में अभी बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन बन रही है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। ग्लोबल साउथ डज नॉट हैव एन एडिक्वेट वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस। एडिक्वेट वॉइस नहीं है ग्लोबल साउथ की। एक्चुअली वर्ल्ड जो है ना वो डोमिनेटेड बाय नॉर्थ है, नॉर्थ, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप की पावर हो गया, रशिया, चाइना, दीज नॉर्थ। तो जो ग्लोबल साउथ है इसका प्रॉपर वॉइस नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। G20 में हम इस बात को इंडिया एम्पलीफाई करने की कोशिश करेगा।
प्रधानमंत्री जी ने बोला टुडे मोस्ट ऑफ दीज एडवांस्ड इकोनॉमीज आर स्लोइंग डाउन, चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो। क्लियरली इन द 21st सेंचुरी ग्लोबल ग्रोथ विल कम फ्रॉम कंट्रीज ऑफ द साउथ। अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम साउथ अमेरिका इज ऑल्सो काफी पोटेंशियल है। आई थिंक दैट इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन सेट द ग्लोबल एजेंडा। दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ग्लोबल साउथ को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। The world is facing a lasting crisis and there is no clarity about how long this state of instability will last. ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ की कोई एडिक्वेट वॉइस नहीं है। 8 डेकेड ओल्ड मॉडल है ग्लोबल गवर्नेंस का। 1945 के बाद बना था वर्ल्ड वॉर 2 और जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे उन्होंने ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाया। सो दिस वर्ल्ड ऑर्डर 2023 में ये इतना रेलेवेंट है या नहीं, इस पे सवाल उठ रहा है। इमर्जिंग ऑर्डर की जरूरत है। तो ग्लोबल साउथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एशिया, इंडिया, पैसिफिक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेंचुरी ऑफ एशिया है ये। ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल साउथ ने क्रिएट नहीं किए। कभी अफ्रीका फाइट कर रहा है, नहीं कर रहा है। एशिया में फाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो नॉर्थ है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर विनर सो कॉल्ड कंट्रीज थे, ये आपस में फाइट करते हैं और उसका प्राइस पूरा वर्ल्ड पे करता है। तो विच इज रॉन्ग, इनजस्टिस है। But they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic. COVID pandemic भी better handle होना चाहिए था। चाइना पे सवाल उठते हैं कि इसको हमने प्रॉपर हैंडल क्यों नहीं किया, WHO ने प्रॉपर वर्क क्यों नहीं किया और पूरे वर्ल्ड ने प्राइस पे किया। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का भी जो इनिशिएशन है वो मोस्टली बाय दी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है। टेररिज्म, इवन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सो द सॉल्यूशन है उसमें ग्लोबल साउथ की वॉइस नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी वर्चुअल समिट एड्रेस कर रहे थे। इसमें बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मैम थी, कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन सेन थे एंड लीडर्स ऑफ अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज थे इंक्लूडिंग वियतनाम। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग। G20 है और ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाना है। वेजिटेबल की प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन, तो प्राइस थोड़ा डाउन हुआ। दिस इज सम रिलीफ। वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एडिबल। अब बताओ, जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें फूड और फ्यूल ये काउंट होता है क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में? सिमिलरली होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या ये काउंट होता है? किसमें काउंट होता है? टेल। तो वेजिटेबल प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। अभी जैसे हम MCQ सीरीज करेंगे ना, तो उसमें हम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे सारे स्टेट सर्विसेज के सारे एग्जाम्स देखेंगे, उनके MCQs, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं उसके MCQs जो हुए हैं, PYQs, वो हम सारे लगाएंगे। और जब हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे ना तो चीजें याद होती है। थ्योरी पढ़ना इज पार्ट 1, आधा जॉब डन है। जब उसका एप्लीकेशन करते हैं ना तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। और एग्जाम में आपको एप्लीकेशन ही करना है, 100 MCQs करना है। ओके, सो वेजिटेबल्स प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। ये है द फॉग बोर विटनेस। द फॉग बोर विटनेस, फॉग हो रहा है, फॉग में और क्लाउड में इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्या कोई बेसिक डिफरेंस होता है फॉग और क्लाउड में? द वे दे आर फॉर्म्ड, फॉग और क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है? देन सेलिब्रेटिंग द फ्री वर्स, अ स्टोरी टू टेल, एंड दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट इज कैपिटल स्टेलमेट। यहाँ पे प्राइमरली दिल्ली की बात है। दिल्ली इज अ स्पेशल यूनियन टेरिटोरी जिसकी खुद की विधानसभा है। और तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूजुअली स्टेट लिस्ट में होते हैं पर वो यूनियन को मिले हुए हैं। कैन यू टेल दोज 3 सब्जेक्ट्स जो यूनियन के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है? अब जो दिल्ली गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं, और अक्सर दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। आगे एक आर्टिकल भी देखेंगे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यहाँ स्टेट्समैनशिप होना चाहिए, विजडम से वर्क होना चाहिए, बिकॉज ये ठीक नहीं है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपस में क्लैश हो, which is not good for administration and governance. Then this is पेरू। पेरू में भी बहुत डिफिकल्टी हो रही है ओवरऑल। जैसे ब्राजील में डिफिकल्टी हो रही है, पेरू में डिफिकल्टी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रांजिशन हुआ बाइडन में, इसने एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। डेमोक्रेसी में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दिस इज एंटरिंग अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो MK नारायण साहब ने लिखा है, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। जो 2022 एंड हुआ और अब जब 2023 आ रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
तो द पॉइंट इज अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। 2022 के टाइम पे भी हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कोविड इज गॉन, बट ओमिक्रॉन वेव आया और फिर यूक्रेन वॉर हो गया। तो द पॉइंट इज इट इज वेरी डिफिकल्ट, टर्बुलेंट टाइम चल रहा है अभी। द ईयर डिड विटनेस अ स्पाइक इन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। 2022 में भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था इस टाइप से इवेंट्स होंगी, बट अगेन जियोपॉलिटिक्स अभी बहुत वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। अब सी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ फरवरी 2022 में, इसने सब डिसरप्शंस किए। रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन हुआ और फिर नेटो ने अपनी पूरी फोर्स यूक्रेन के पीछे लगा दिया, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक प्रॉक्सी वॉर हो गया नेटो वर्सेस रशिया का, नेटो वर्सेस रशिया का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सेकेंड, जिस तरीके से नेटो और यूएस ने रैली किया बिहाइंड यूक्रेन, तो जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है इस पे भी सवाल उठने लग गए। जिस तरीके से सैंक्शंस लगे रशिया पे, चाहे वो ऑयल हो, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम हो, सवाल उठे। रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशिया हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, और रशिया के साथ ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, फ्रेंडली टाइज हमारे रहे हैं। प्लस रशिया को जिस तरीके से कॉर्नर किया गया, तो रशिया और चाइना के बीच में दोस्ती बढ़ने लग गई। सो वैसे तो ये डिवाइडेड बाय देयर आइडियोलॉजीज है, डिवाइडेड बाय देयर इंटरेस्ट है, बट दे आर यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के सैंक्शंस ने रशिया और चाइना को पास में ले आए, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। वर्ल्ड वॉर वन जब एंड हुआ 16 में, तब भी ऐसी डिफिकल्टीज आया था। अब जो लेसन हमने सीखे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए और फिर वर्ल्ड वॉर टू हो गया। तो द पॉइंट इज, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आउटराइट वॉर तो नहीं हुआ, बट वर्ल्ड दो हाफ में डिवाइड हो गया, और वो दो हाफ हो गए, एक यूएसएसआर मतलब प्रीवियस रशिया और एक यूएसए नेटो। और ये प्रॉक्सी वॉर करते हैं, ये ब्रिंक्समैनशिप करते हैं। ब्रिंक्समैनशिप का मतलब बताइए, ब्रिंक्समैनशिप करते हैं, और इसका प्राइस वर्ल्ड पे करता है। और यही चीज जयशंकर साहब ने भी कहा कि दो यूरोपियन पावर फाइट विद ईच अदर और पूरा वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस। रशिया पे सैंक्शंस लगे, स्विफ्ट के सैंक्शंस लगे। अब ये भी एक अलार्मिंग चीज है, कल अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी आ जाए और वेस्टर्न वर्ल्ड किसी पे भी यूनिलेटरली सैंक्शन लगा दे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इससे ग्लोबलाइजेशन को थ्रेट है, और जो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऐसे सिस्टम है जैसे बैंकिंग हुआ, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, ये डोमिनेटेड बाय वेस्ट है। तो ये एक अलार्मिंग था, अलार्म था, और मैसेज भी था चाइना के लिए। चाइना इससे बहुत अलार्म्ड हो गया है। प्लस ऑयल को जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शन किया गया, इंडिया पे प्रेशराइज किया गया कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करे, बट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, हम अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो इन सब चीजों से वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में एक स्टॉर्म आया। ताइवान में कॉन्टिन्यूसली थ्रेट बना हुआ है, चाइना ताइवान को कंप्लीटली अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है, ये एक और प्रॉब्लम हो रहा है। जो डिफेंस बजट है, चाहे वो जापान हो या जर्मनी हो, सबने अपना डिफेंस बजट बढ़ा लिया। चाइना तो वैसे भी शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, मतलब मिलिट्री डॉक्ट्राइन है अभी। तो जितना डिफेंस बजट ज्यादा है, उतना ही जिंगोइज्म भी है, उतने ही रेटोरिक्स भी हैं, और उतने ही क्लैशेस के चांसेस बढ़ेंगे। जब इतना पैसा वेपन्स में लगाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल फाइंड एवेन्यूज जहां पे इन वेपन्स को यूज किया जाए। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। पहले नॉन अलाइनमेंट की बात होती थी, बट अब स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात है, मल्टीपोलैरिटी की बात है। इंडिया भी अब स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कर रहा है। तो द केस इन पॉइंट इज वी आर डिपेंडेंट ऑन रशियन इक्विपमेंट, बट रशियन इक्विपमेंट इतने सक्सेस होते नजर नहीं आए इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न इक्विपमेंट्स जो यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए। तो ये हमारे लिए भी एक अलार्म हो गया कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है वो हैविली रिलाय करती है रशियन इक्विपमेंट्स में, पर रशियन इक्विपमेंट्स इतने इफेक्टिव नहीं है। अब इंडिया भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे क्वाड हो गया, यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया हो गया। अभी डिफेंस आर्किटेक्चर में यूएस के साथ हम बड़े क्लोज आ गए हैं, लेमोआ है, कॉमकासा है, बेका है, लाइक दैट। फ्रांस के साथ हमारे टाइज कॉन्टिन्यूसली ऑन द राइज हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारे अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सो ये जो यूक्रेन क्राइसिस है, इसने मल्टीपोलैरिटी को बहुत ज्यादा पुश कर दिया है। प्लस वर्ल्ड में बुलीज की कमी नहीं है, और एक बुली है सी फैक्टर, दैट इज चाइना। चाइना को भी, अगर चाइना का डोमिनेंस होता है, बुलिंग होता है, चाइना अक्सर स्मॉलर कंट्रीज को बुली करने की कोशिश करता है एशियन और साउथ चाइना सी में, विच इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया का नेबरहुड, इंडिया के नेबरहुड में दो डिफिकल्ट नेबर्स हैं, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। तो इंडिया को बहुत केयरफुली यहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिकली स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। तो दिस इज देयर। अभी ताइवान इशू में भी इंडिया वन चाइना पॉलिसी में
इंडिया स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी रखना चाहता है, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी रखना चाहता है। चाइना पाकिस्तान की क्लोजनेस बढ़ रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है और चाइना फिर चेकबुक डिप्लोमेसी लेके आता है। सिमिलरली श्रीलंका में क्राइसिस होता है, चाइना अगेन फंडिंग, नेपाल में भी फंडिंग। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं, जैसे अभी बॉर्डर क्लैशेस हुए, ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी इंडिया के लिए है। प्लस पाकिस्तान के एंड से भी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, दिस इज बिग कॉज ऑफ वरी। जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान एंड से डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। प्लस जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हुआ, यहाँ ड्रग्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है अगेन फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो ये सारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये अभी भी 2023 में कंटिन्यू रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, दिस इज अगेन अ चैलेंज। प्लस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है और इसका भी शेप एंड फॉर्म काफी चेंज हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए रहना है। इंडिया में अक्सर कोशिश ये की जाती है, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी डाइवर्सिटी और हमारी यूनिटी इस पे अटैक करते हैं। तो दैट इज वाई इंडिया को बहुत केयरफुल रहना है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर दिखाना है। तो लेट अस सी 2023 अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अनसर्टेनिटी तो है। दिस इज बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में भी बहुत डिफिकल्टी हो रहा था, काफी फ्रिक्वेंट इलेक्शंस हुए, अभी फिर से बेंजामिन नेतन्याहू हट गए थे, अभी वो वापस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस बार का जो बजट आएगा वो किस टाइप का आएगा, अभी लेट अस नॉट डिस्कस इट। अभी 15-20 दिन में बजट आ ही जाएगा, तो इसको अच्छे से देखेंगे, हम बजट को हम रीड करेंगे। देन डेडली डुअल है ये, और डेडली डुअल है ये क्या है, जलीकट्टू। अब इस पे भी सवाल उठता है, एक तरफ होता है रिलीजन, कल्चर, प्रैक्टिस, दूसरी तरफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एनिमल्स पे क्रुएलिटी। लेट अस सी। मार्केट बोरोविंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ा है, मार्केट बोरोविंग ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, ओके, इतने लाख करोड़ का अभी बोरोविंग लिया है। रिकॉर्ड राइज इन इंडियाज एस्टिमेटेड व्हीट प्रोडक्शन, तो व्हीट में प्रोडक्शन बढ़ा है। व्हीट टेम्परेट क्रॉप होती है, राबी क्रॉप होती है या खारिफ क्रॉप होती है? आंसर टेम्परेट, मतलब टेम्परेट, राबी और खारिफ, कौन सी क्रॉप होती है? व्हीट। ये टॉय सीज किए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे। इलेक्ट्रिक बसेस अब फेम 2 में आएगी। व्हाट इज फेम 2? फेम 2 मतलब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाना है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस इंडिया। ये एएसआई है, इसने आर्काइक स्तूपा डिस्कवर किए नालंदा डिस्ट्रिक्ट पटना में। जो बिहार है, बिहार का बहुत रिच लेगेसी है। ये जो बिहार वर्ड बना है ये किस शब्द से बना है? कैन यू आइडेंटिफाई? ऐसा कोई शब्द है? बिहार किस शब्द से बना है? एनालाइजिंग द चीटिंग इन चेस, तो ये चेस के बारे में है। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब दोनों आमने सामने आ गए हैं और कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड हो गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लॉगर हेड्स। और ये बात है तमिलनाडु, वैसे तमिलनाडु नहीं ऑल अदर स्टेट्स में भी ये डिफिकल्टी आ रहा है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। अब आर्टिकल 154 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। मतलब जितने भी साइंस होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं, वो सारे गवर्नर के थ्रू होते हैं। एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेटेड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होता है आर्टिकल 154 कि गवर्नर के पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर है। बट 163 बोलता है कि गवर्नर शैल एक्सरसाइज इज फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉम। मतलब गवर्नर खुद से मर्जी से काम नहीं करेगा, जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, वो जैसा गवर्नर को बोलेंगे गवर्नर को वैसा करना पड़ेगा। गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर है बट वो बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसा चीफ मिनिस्टर कॉम बोलेगी वैसा गवर्नर को करना होगा। If any question arises whether any matter is or not matter as respect which the governor is by or under the constitution required to act in his discretion, तो उसमें गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है। मतलब कि कोई भी मैटर है और ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इसमें गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन से काम करना है या कॉम के हिसाब से काम करना है, तो उसमें जो गवर्नर का डिसीजन होगा डिस्क्रिशन पे वो फाइनल होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये बोला गया कि मिनिस्टरियल एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, बट गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसा बोला जाता है गवर्नर जो है उसके पास थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होती है विज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए और उसमें लिमिट किया डिस्क्रिशनरी पावर को, बट ओवरऑल गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर इज ग्रेटर देन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
फिर 2016 में नबम रेबिया दिस इज जजमेंट आता है, 5 जज बेंच बोलती है। फिर जस्टिस केहर जजमेंट आता है, आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ हिज कॉप। द होल आइडिया इज कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, बट दैट डजंट मीन कि गवर्नर मनमर्जी करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट है, उनके सिंक में गवर्नर को काम करना पड़ेगा। शमशेर सिंह वर्सेस दिस केस में भी ये बोला गया, 7 जज बेंच थी, कि गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल पावर इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। तो ये एक्सेप्शनल केसेस, रेगुलर सिचुएशंस नहीं बननी चाहिए। तो अक्सर ऐसा डिफिकल्टी आता है कि जैसे सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, राज्य में गवर्नमेंट अलग है, तो जो गवर्नर है वो अपॉइंटेड बाय सेंटर होता है, तो राज्य में डिफिकल्टी आ जाती है, कन्फ्रंटेशन होने लग जाता है। अब इसमें आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने भी बोला था कि गवर्नर की पोस्ट एक फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रिकमेंडेशंस थी कि स्मूथली वर्कआउट हो, और गवर्नर जो होता है वो काइंड ऑफ लाइक जो राज्य की व्यवस्था है उसके लिए एक बैरियर नहीं है, वो इनफैक्ट एक फैसिलिटेटर है। ओके, तो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एट लॉगर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अभी और डिबेट होगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यूजुअली कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन होता है, बट इंटीग्रिटी से हम इंटीग्रेशन, कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए भी इसको यूज करते हैं, कंप्लीटनेस, होलनेस, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जैसे ऑफ कोर्स होता है, मतलब यस ऑफ कोर्स, नेचुरली, विदाउट डाउट, सर्टेनली, डू यू अग्री विद हिम, ऑफ कोर्स आई डू। ओके, फिर जब कई बार वर्ड यूज करते हैं आई डेयर से, मतलब कि आप वहां पे प्रोबेबिलिटी कुछ देख रहे हो, जैसे आई डेयर से इट विल रेन दिस आफ्टरनून, मतलब इट इज लाइकली दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून। बाय लॉ और BYE दोनों चलता है, बाय लॉ दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, तो हाइफनेशन रिक्वायर्ड होता है, ये दोनों को ज्वाइन करता है। ओके, दैट हैज बीन यूज्ड हियर टू ज्वाइन दिस ऑलराइट। तो बाय लॉ क्या होता है, वो लॉ रेगुलेशन होता है मेड बाय लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन और अ कंपनी। एक बाय इलेक्शंस भी होते हैं। बाय इलेक्शंस क्या होते हैं, कैन यू टेल बाय इलेक्शंस क्या होते हैं? तो ये हो गया अंग्रेजी। फ्लाउंडर का मतलब होता है फॉल्टर करना, स्टम्बल करना, बम्बल करना, स्ट्रगल करना, दैट इज फ्लाउंडर। ये क्विज भी अच्छा आया है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? द आंसर इज AR रहमान। नेम द इंडियन फिल्म विच वॉन एन ऑस्कर? तो अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसने ऑस्कर जीता है। और सत्यजीत रे साहब है, सत्यजीत रे साहब का ये सारा वर्क है ना, ये सारा वर्क है। भानु, अथैयार, AR रहमान, गुलजार, रसूल कुट्टी, और इसमें सत्यजीत रे साहब भी हैं जो दिस ऑस्कर से प्राइज उन्होंने जीता है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को करती है। ओके, देन विच डॉक्यूमेंट्री शॉट इन इंडिया वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 2009 में? तो आंसर इज स्माइल पिंकी। ओके, तो ये कुछ आंसर्स हैं, कुछ सवाल थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के। इंडिया का LAC इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट है। LAC इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी चीफ ने बताया। हमारी जो बॉर्डर है 6000 किलोमीटर के लगभग, ये हमने वेल इक्विप्ड है। लद्दाख, कामिंग, एवरीवेयर, चाइना के साथ LAC, वी आर वेल प्रिपेयर्ड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और दिस मिलिट्री भी यहाँ पर फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ओके, बट चाइना साइड से हमें थोड़ा और केयरफुल रहने की जरूरत है। कल वाइस प्रेसिडेंट साहब का एक आर्टिकल आया था, स्टेटमेंट आया था कि NJSE 99 पे जुडिशरी ने कैसे उसको क्वाश कर दिया। क्या ये अगेंस्ट है द विल ऑफ पीपल के? बिकॉज पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया और जुडिशरी इज नॉट सो कॉल्ड अपॉइंटेड बाय द पीपल। सो क्या ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को कम कर रहा है? इंडिया में वैसे भी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं होती है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई नियम लाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो हम उसको क्वाश कर देंगे। बिकॉज इंडिया में सोवरेन नहीं है पार्लियामेंट। सोवरेन मतलब टॉप मोस्ट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन वर्क करती है। अभी इस पे बहुत डिबेट चल रहा है, हम ऐसे साइड्स यहाँ पे नहीं लेंगे। बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। केशवानंद भारती केस ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कि कुछ जो बहुत ही मूलभूत चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बदलाव नहीं आना चाहिए। पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज नहीं करेगी। तो ये केशवानंद भारती केस था, इसने एसेंशियल फीचर्स बताए थे।
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी। चलो आप कुछ और नाम बता सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर में, वन लाइन में, और क्या क्या चीजें आती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में, और क्या क्या आता है। जैसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी इंडिया में हमेशा होना चाहिए, लाइक दैट। लेट अस सी, अभी इस डिबेट में नहीं पढ़ना है। वी आर लाइक कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट वन, वरीड ओवर यूज ऑफ पोल्स, इतने टॉयज सीज हुए, क्वालिटी नहीं था वहां पर। एंड देन दिस इज नेक्स्ट वन, जोशीमठ में अभी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यहाँ पर ये सबसाइड हो रहा है, पूरा एरिया सबसाइड हो रहा है। देन रिहैबिलिटेशन जरूरी होगा, मिसिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नहीं है, और स्पेशली दिस जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, यहाँ डॉक्टर्स का काफी कमी है, रूरल एरिया में भी बहुत कमी है। Then intensify media, and this is French president won't apologize for colonization, UAE and COP28 criticism, Israel West Bank Greek Jewish memorial है, US vows to defend Japan, जापान जो है वो US के सिक्योरिटी कवर के अंदर आता है। बाइडन ऑन द डिफेंसिव ओवर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, श्रीलंका में भी डिफिकल्टी है। यूएई हेल्प कर रहा है मॉनिटरी पाकिस्तान को, रशियन फोर्सेस एंड इजरायली लॉयर्स। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी रिबाउंड हुआ 7.1%, विच इज सम रिलीफ। एंड इन्फोसिस का रेवेन्यू, यूएस इन्फ्लेशन कम हुआ है, एंड यूएसए के साथ हमें ट्रेड पैक्ट करना है, बट अगेन वो ऐसा नहीं हो कि डिसएडवांटेज में हो। एक जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता था, उसमें यूएस डेवलपिंग इकोनॉमीज को बेनिफिट देता था, बट इंडिया को उस जीएसपी लिस्ट से हटा दिया गया ट्रम्प के द्वारा। अभी देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो बैरियर्स आ जाते हैं ट्रेड में बैरियर्स, जैसे कि कोई स्ट्रक्चरल बैरियर है या फिर टैरिफ बैरियर है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अलीबाबा, पेटीएम, गोल्ड इंपोर्ट, और ये हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। न्यू लुक इंडिया एम्स टू बिगिन कैंपेन विद द विन, दिस इज हॉकी। तो ये हो गया हमारा दिस द हिंदू न्यूज पेपर। अब हम आते हैं आपके सबमिशंस 8th और 9th जनवरी 2023। एक ही सवाल था, सेंसस बहुत न्यूज में बना हुआ है, सेंसस कैसे होता है, सेंसस की क्या मायने हैं, सेंसस की प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, लॉ क्या है, किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में होता है। हमें इस एक्सरसाइज पे ज्यादा एम्फेसाइज देना था और इसका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना था। तो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। प्रियंका ने देखो कितना अच्छे से लिखा, सेंसस एक्सरसाइजेस। पॉपुलेशन सेंसस होता है। नोडल मिनिस्ट्री क्या होती है, तो देखो ये नोडल मिनिस्ट्री है। अब इससे एक एमसीक्यू आएगा, आप करेक्ट कर देना। कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें बैकिंग क्या है, एडॉक बेसिस में बना। फिर इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये एक्ट है सेंसस एक्ट 1948। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गुड गवर्नेंस है, डीमार्केशन होता है, और इसकी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी हमने ऋग्वेदा के टाइम से इसको फाइंड आउट किया। फैंटास्टिक, वेरी गुड। आपका जो सोच है ना, ये बहुत ओरिजिनल और अच्छा कनेक्टिविटी है विद इन द सिलेबस। दिस इज रियली गुड। इसको और रिफाइन करना है हमें। ओके, फिर इसके बाद जो सेंसस है उसमें डिफिकल्टी क्या हो रहा है और चैलेंजेस क्या है। वेरी गुड आशा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। देखो कितना बढ़िया है। सेंसस क्या होता है, सेंसस के बारे में लिखा 3 पॉइंट्स। फिर कंडक्ट कौन करता है सेंसस, तो ये ऑफिस है। ये सारे क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं, ये 7 क्रेडिबल सोर्सेज है। फिर हिस्ट्री 2021, इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, डिले, और वे फॉरवर्ड क्या हो, स्पेशली आज के टाइम पर हम इसको कैसे और रेलेवेंट और ऑथेंटिक बना पाए। देन दीपाली, दिस इज अगेन रियली गुड। सेंसस क्या होता है, तो देखो ये टेम्पलेट बड़ा अच्छा है। एक हेडिंग लिखा, फिर उसका इंट्रो किया, फिर थोड़ा चार्ट बना दिया, सेंसस क्या चीजें करता है, फिर उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, टाइमलाइन भी बना दिया। सी, डेटा सब वही लिखते हैं, बट उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। तो हमें इस पे भी साइमल्टेनियसली वर्क सबको करना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस फीचर्स बताया आपने, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस एंड वे फॉरवर्ड। फैंटास्टिक मोना, दिस इज रियली गुड। आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक एंड नीट एंड क्लीन है। नंबर लिखो 1 2 3 4। सेंसस कौन कंडक्ट करता है, मैंडेटरी, सेंसस क्या है, कंक्लूजन। वेरी गुड कामिल, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो। वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आपका जो वर्क है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। बैकग्राउंड बताया आपने और सेंसस के बारे में। अब ये सारा प्रीवियस एडिशन। चैलेंजेस, आपको ना यहाँ सेंसस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा और
जोर डाल रहा है। सेंसस एज एन एक्सरसाइज कि कैसे होता है, क्या डेटा होता है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, क्या चैलेंजेस है, एक्सरसाइज पे, उस पर भी थोड़ा और जोर डालो। देन दिस इज सौरभ। सौरभ भी बहुत अच्छे आंसर लिखता है। सेंसस देखो, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, सिग्निफिकेंस, है ना। अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, कंक्लूजन। वेरी गुड। रश्मि, दिस इज गुड। सी सेंसस ऑफ 2021 डिले क्यों है, फ्रीजिंग, सिग्निफिकेंस। थोड़ा शुरुआत में सेंसस एज एन एक्सरसाइज पे थोड़ा और एम्फेसिस डालते हैं, जैसे ये बहुत अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन एनपीआर और सेंसस क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वेरी गुड। स्टार और हैश लगाना नहीं, नंबर लिखे हम 1 2 3 4 या ABCD, लेट अस मेक इट अ हैबिट। नंदिनी, दिस इज रियली गुड। सी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने ये बताया, इसके की पॉइंट्स हैं। ऋग्वेदा से स्टार्ट किया, प्रीवियस एडिशंस के बारे में बताया, चैलेंजेस, थोड़ा और एज एन एक्सरसाइज टेक्निकल चीजें भी इसके बारे में हम जाने। जैसे जैसे रत्ना प्रिया ने लिखा, 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज होता है, सेकंड फेज होता है। गुड, वेरी गुड। और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, गुड। और कुछ डेटा भी है, वेरी गुड। शुभांगी, दिस इज रियली गुड। सी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क है आपका। 7th शेड्यूल सेंसस के बारे में लिखा, देन स्कीम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्लीकेट, नोट्स फॉर्मेट में लिखा है, वंडरफुल। सुनीता, दिस इज रियली गुड। आपका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है। कर्सिव, दिस इज सेंसस, देन पर्पस ऑफ द सेंसस, नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7, वे फॉरवर्ड। और एक्सरसाइज पे थोड़ा और जोर डाल रहा है, सेंसस एज एन एक्सरसाइज। शिवाक्षी, दिस इज रियली गुड। सेंसस एक्सरसाइज बताया आपने, नंबर लिखो 1 2 3 4, मिनिस्ट्री, फैक्ट्स, सिग्निफिकेंस, गुड। तो हमारा आइडिया ये था कि हम सेंसस एज एन एक्सरसाइज को बड़ा अच्छे से बताएं। देन दिस इज अदिति, वेरी गुड कॉपी। सी रिसेंट, तो हमने करंट अफेयर्स का भी एक लेयर डाल दिया, 1 2 3 4 5। देन दिस इज नोडल एजेंसी, लीगल, सिग्निफिकेंस, गुड। सत्या, सेंसस ऑफ इंडिया। अब देखो ये 1 2 3 4 5, गुड, ऐसे लिखना चाहिए, हमेशा नंबरिंग करो। देन 2021 डेटा, गुड, वेरी गुड। तो ये सारे सबमिशंस हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट भी अच्छे से आंसर कॉपी करो, आप कुछ दिन तक डेली करो, ये बड़ा आपको इम्प्रॉम्प्टू आप लिखने लग जाओगे, इतना नॉलेज बेस भी बढ़ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, और ये बहुत हेल्प करेगा। सिलेक्शन यहीं से आएगा। प्रीलिम्स तो ठीक है, हो जाता है, मेंस इज द रियल डील, मेंस इज द रियल डील। ओके, सो 10th of January ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।